use tips the balance in favor of fair use. रहस्यमय राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ का किला चारों ओर से विशाल पर्वतों और गहरे जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ की सबसे बड़ी रहस्य थी राजकुमारी चंद्रप्रभा। कहते हैं वो रात को बिना बताए गायब हो जाती थी और सुबह ऐसे लौटती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना कोई उनको रोक सकता था और ना ही कुछ पूछ सकता था। ये रहस्य राजा से लेकर रक्षक तक सबकी नींद उड़ाए हुए था। वीरबान, मुझे लगता है हमारी चंद्रप्रभा हमसे कुछ छुपा रही है। एक पिता होकर मेरा मन कांपता है। रातों को उसकी परछाई तक नहीं दिखती। पता नहीं वो कहां गुम हो जाती है। महाराज, मैंने कल उसकी खिड़की के पास अजीब सी रोशनी देखी थी, जैसे कोई तारा जमीन पर आ गिरा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब वो छोटी थी तब भी कई बार उसका बर्ताव बदल जाता था। लगता था जैसे उसमें कोई और आत्मा बस गई हो। महल की पुरानी दीवारों में अजीब सी फुसफुसाहटें थी। महल के बाग में हर रात चंद्रप्रभा किसी से बातें करती दिखाई देती, लेकिन वहाँ कोई और दिखाई नहीं देता। अगली सुबह सेविका दुर्गा ने कुछ ऐसा देखा जिसने राजा को भी विचलित कर दिया। महाराज, महाराज क्षमा कीजिएगा, पर आज जब मैं राजकुमारी की कोठरी में सफाई करने गई तो मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या देखा तुमने दुर्गा? साफ साफ बताओ। तुम्हारे चेहरे की घबराहट देखकर मैं समझ रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। जी महाराज, राजकुमारी की खिड़की का शीशा टूटा पड़ा था और उसकी मेज पर एक पुरानी धूल से ढकी काली किताब थी। वो किताब वैसे नहीं जैसे साधारण पुस्तकें होती है। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थी और जब मैंने उसका एक पन्ना पलटा तो मेरे हाथ कांपने लगे, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। क्या तुमने कहा? एक काली किताब, आकृतियां, और वो भी चंद्रप्रभा की कोठरी में? वीरभान को बुलाओ अभी इसी समय। कुछ ही क्षणों में वीरभान राजसभा में उपस्थित होते हैं। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में चिंता की झलक साफ थी। वीरभान, राजकुमारी की कोठरी में एक रहस्यमय किताब मिली है। ऐसी किताब जो पहले मैंने और महारानी ने चंद्रप्रभा के जन्म के समय देखी थी, जिसे हमने नष्ट करने का निर्णय लिया था। महाराज, क्या आप उसी किताब की बात कर रहे हैं जिसे आत्मा बंधन और तंत्र मंत्र की किताब कहा जाता है? वही जो सदियों पहले राज्य में मुसीबत का कारण बनी थी? हाँ, वही। मुझे आज भी याद है जब महारानी ने वो किताब आग में फेंक दी थी। हमने उसे जलाकर नदी में बहा दिया था, लेकिन यदि वह अब फिर हमारे महल में है तो इसका अर्थ है कि कोई शक्ति इसे वापस ले आई है। महाराज, जब चंद्रप्रभा 4 वर्ष की थी तब एक रात उसने कुछ अजीब भाषा में बोलना शुरू किया था। हम सब समझे कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन उसका स्वर, उसकी आंखें जैसे वो किसी और के बस में गई हो। उसी रात एक साधु महल के बाहर बेहोश मिला था और उसके पास भी ऐसी ही एक काली किताब मिली थी। हम सब डर के मारे कुछ ना कह सके और बात वहीं तभी रह गई। देखिए महाराज, इसके पन्नों पर एक विशेष चिन्ह है और बीच में ये जो नक्शा है वह बहुत कुछ उस जंगल जैसी आकृति का है जहां तपस्वी अग्निदेव तपस्या करते हैं। ये कोई सामान्य चित्र नहीं है, शायद यह किसी मार्ग की ओर इशारा है। वही अग्निदेव जिन्होंने जन्म से पहले ही चंद्रप्रभा के भविष्य को देख लिया था। उन्होंने कहा था, एक दिन जब नीली रोशनी महल की दीवारों पर तैरने लगे तो समझना तुम्हारी बेटी की आत्मा किसी और के वश में है।
मतलब है इसका? क्या राजकुमारी को किसी आत्मा ने पकड़ रखा है? महाराज, आज रात मैं स्वयं उस कोठरी की रखवाली करूंगा। अगर वो कहीं जाती हैं तो मैं उसका पीछा करूंगा, लेकिन एक बात का वादा करता हूं, उसे हानि नहीं पहुंचने दूंगा। मैं जान भी दे सकता हूं पर चंद्रप्रभा को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पर मेरा भरोसा है वीरभान। यह सिर्फ एक राजकुमारी की बात नहीं, यह हमारे पूरे राज्य की रक्षा का प्रश्न है। अगर चंद्रप्रभा के माध्यम से कोई अंधकार हमारे राज्य में घुस रहा है तो हमें उसे रोकना ही होगा। रात आई। वीरभान चुपचाप कोठरी के बाहर छिप गया। समय जैसे थम गया था। चंद्रप्रभा की खिड़की से फिर वही नीली रोशनी बाहर आने लगी और फिर अचानक दरवाजा खुला। वो बाहर निकली, शांत सफेद वस्त्रों में, जैसे नींद में हो या जैसे किसी और के आदेश पर चल रही हो। वीरभान चुपचाप उसका पीछा करता रहा और देखा कि वो महल के उस हिस्से की ओर जा रही है जहां वर्षों से कोई नहीं गया, जहां एक पुराना मंदिर था। ये रास्ता, ये तो वही है जहां महाराज ने ताला लगवा दिया था। इस मंदिर में तो एक श्राप का इतिहास छुपा हुआ है। चंद्रप्रभा मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हुई। उसके हाथ कुछ बोल रहे थे और जैसे ही उसने दरवाजे को स्पर्श किया, वो अपने आप खुल गया। वीरभान को विश्वास नहीं हो रहा था। दीवारों पर नीली रोशनी दौड़ रही थी और मंदिर के बीचों बीच एक आकृति ठीक वैसे ही थी जैसे किताब के नक्शे में थी। ये सब कोई सामान्य संयोग नहीं है, ये सब किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। किताब, मंदिर, राजकुमारी और वो साधु की चेतावनी, लेकिन मैं इसके पीछे के रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूं। चंद्रप्रभा मंदिर के बीच में बैठ गई थी। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर एक भाषा थी जो किसी दूसरी दुनिया से आती प्रतीत होती हो। रात बीत गई, लेकिन वीरभान को नींद नहीं आई। जो कुछ उसने मंदिर में देखा वो सामान्य नहीं था। अगली सुबह वो राजा उदयवीर के सामने खड़ा था। आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। महाराज, मैंने जो देखा उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। राजकुमारी मंदिर गई थी। वह कोई सामान्य मंदिर नहीं था, वह एक अजीब सी ऊर्जा थी और राजकुमारी कुछ बोल रही थी, लेकिन क्या वो भाषा मैंने कभी नहीं सुनी, जैसे कोई दूसरी दुनिया से बोल रहा हो। मैं जानता था ये दिन एक ना एक दिन आएगा। यही कारण था मैंने वर्षों पहले तपस्वी अग्निदेव से नाता तोड़ा था, लेकिन अब समय आ गया है कि उनसे मिलना होगा। अग्निदेव, जिन्होंने चंद्रप्रभा के जन्म से पहले ही कह दिया था बेटी के भाग्य में उजाला कम और परछाइयां दिखूंगी, तब हम सब हंसे थे, लेकिन अब सब सच लगता है महाराज। वीरभान, तैयार हो जाओ, हम इसी वक्त अग्निदेव के आश्रम की ओर निकलते हैं। राजा उदयवीर, वीरभान और कुछ सैनिकों के साथ घने जंगलों में स्थित तपस्वी अग्निदेव के आश्रम की ओर निकल पड़े। स्वागत है महाराज, मुझे मालूम था आप आएंगे। प्रकृति सब बता देती है। वो जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। अग्निदेव, मेरी बेटी चंद्रप्रभा वो कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। उस कोठरी से नीली रोशनी आती है, वो मंदिर जाती है और एक पुरानी किताब उसके पास मिली है जिसमें अजीब चिन्ह और नक्शा है। मैंने जब राजकुमारी का भविष्य देखा था तभी समझ गया था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो जन्म से ही दो आत्माओं का बोझ लेकर आई है। उसका एक अपना और दूसरी उस रानी की आत्मा जो सदियों पहले इसी राज्य की रानी थी, यशोदा। रानी यशोदा? क्या मतलब है आपका?
रानी यशोदा को जब धोखा मिला था तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्होंने वचन दिया, मैं फिर जन्म लूंगी और जो मुझसे छिन गया उसे वापस लूंगी, और वो आत्मा अब चंद्रप्रभा के भीतर है। कुछ देर के लिए सब शांत हो गए। हवा भारी हो गई थी। राजा उदयवीर ने अपनी बेटी को आंखों में अब तक जो उदासी देखी थी, उसका रहस्य अब सामने आने वाला था। इसका अर्थ है अग्निदेव, क्या मेरी बेटी अब खुद के वश में नहीं रही? नहीं महाराज, अभी समय है। आत्माएं जब दो शरीरों में टकराती हैं, तो एक को हटना ही पड़ता है। या तो चंद्रप्रभा की आत्मा मजबूत होकर रानी यशोदा को बाहर निकाले, या फिर रानी यशोदा उसकी आत्मा पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी और तब राजकुमारी सिर्फ शरीर बनकर रह जाएगी। राजा की आंखें भर गई, लेकिन वीरबान का चेहरा कठोर हो गया। उसके मन में अब एक विचार ही था, किसी भी हालत में राजकुमारी को बचाना है। तो उपाय क्या है? हम क्या कर सकते हैं? रास्ता मुश्किल है, पर उस किताब में जो नक्शा है वह एक विशेष जगह की ओर इशारा करता है, मौन गुफा। वहीं जाकर आत्मा और शरीर के बीच की डोर अलग किया जा सकता है, लेकिन यह कार्य सरल नहीं होगा। वहां जो शक्ति है वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देती जब तक वह खुद की सच्चाई से ना गुजरे। तो हम वहां जाएंगे, मेरी बेटी की रक्षा के लिए किसी भी आग से गुजरने के लिए तैयार हैं। ठीक है महाराज, लेकिन याद रखिए, यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। जो झूठ बोलेगा वो वहीं रह जाएगा, और जो सत्य को स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ेगा। एक नई यात्रा की शुरुआत होने वाली थी मौन गुफा की ओर। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ चंद्रप्रभा का जीवन नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा थी। घना जंगल, पक्षियों की आवाजें बंद, हवा ठहरी हुई थी, सूर्य डूबने को था जब राजा उदयवीर, वीरभान और तपस्वी अग्निदेव मौन गुफा के पास पहुंचे। गुफा के सामने एक विशाल शिला था, जिस पर प्राचीन श्लोक लिखे थे। यही है वो स्थान जहां आत्माओं का भार उतारा जा सकता है। मौन गुफा वो स्थान है जहां मनुष्य अपने शरीर के भीतर की सच्चाई से टकराता है। यहां झूठ चल नहीं सकता। कोई भी अंदर तभी प्रवेश कर सकता है जब वो खुद पूरी तरह से खुद को जानता हो। मैं किसी भी अग्नि से गुजर सकता हूं अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मैं खुद सच्चाई के लिए तैयार कर पाया हूं। महाराज, जब बेटी की आंखों में आप प्यार और दुख दोनों देख सकते हैं, तब आप उस सच्चाई को पहले ही स्वीकार कर चुके होते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं। गुफा का द्वार धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा आई और तीनों उस अंधेरे में कदम रखते चले गए। ध्यान रखिए, यहाँ हर किसी को उसका अतीत दिखाई देगा। जो उससे भागेगा वो बाहर नहीं आ सकेगा। अंदर हर दीवार पर रहस्यमय चित्र बने हैं। यह चित्र तो वही है जो मैंने यशोदा को उस रात महल से बाहर निकाला था, जब मैंने उसे दोषी मान लिया था। लेकिन यहाँ कैसे? क्या तुम कभी सच में देखा था वो दोषी है? मुझे माफ कर दो, मैंने सच जाने बिना ही दंड दे दिया। हाँ, मैंने गलती की, स्वीकार कर लिया। तुम अंदर जा सकते हो। गुफा का अगला द्वार खुलता है। अब वीरभान की बारी थी। मैं जानता हूं, मेरे मन में चंद्रप्रभा के लिए सिर्फ निष्ठा नहीं, कुछ और भी है, शायद प्रेम। इसलिए मैं हमेशा उस भावना को छिपाता रहा।
सच्चा प्रेम डरता नहीं है। हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ और ये भावनाएं मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब तुम भी प्रवेश कर सकते हो। अब दोनों चंद्रप्रभा के सामने खड़े थे। वो एक शिला पर बैठी थी, आंखें बंद, जैसे किसी ध्यान में हो। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं कभी तेरे अंदर का दर्द नहीं जान सका। मुझे समझने की कोशिश मैंने नहीं की, इससे पहले कि तेरे अंदर कोई और आत्मा जाग गई। आप मेरे पिता हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ चंद्रप्रभा नहीं, मैं वो भी हूँ जिसे आप भूल चुके हैं, रानी यशोदा। अगर तुम्हारे भीतर दो आत्माएं हैं तो मैं दोनों से प्रेम करता हूँ, चंद्रप्रभा से और यशोदा से भी। लेकिन मुझे यकीन है असली चंद्रप्रभा अभी भी जिंदा है। तुम उसे पहचान, उसे बाहर आने दो। नहीं नहीं, ये बहुत कठिन है। गुफा कांप उठती है। शिला पर रखा एक दीपक अचानक जल उठता है। तभी तपस्वी अग्निदेव आगे बढ़ता है। चंद्रप्रभा, सुनो, आत्मा वो नहीं होती जो बदले की आग में जले। आत्मा वो होती है जो प्रेम से युक्त हो। यशोदा, अगर तुम अब भी अंदर हो तो अपने दुख को मुक्त करो, चंद्रप्रभा को जीने दो। मैं थक गई हूँ। मैंने वर्षों इंतजार किया, पर अब मैं समझ आया, बदला मेरी रूह को और तोड़ रहा है। तभी यशोदा की आत्मा चंद्रप्रभा के शरीर से निकल जाती है। अब मैं सिर्फ चंद्रप्रभा हूँ। धन्यवाद माँ यशोदा, मुझे जीवन लौटाने के लिए। एक तेज रोशनी हुई और फिर सब शांत हो गया। चंद्रप्रभा अब सिर्फ चंद्रप्रभा थी। गुफा ने उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। बेटी, तुझे पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को पा लिया हो। गुफा से लौटते समय चंद्रप्रभा का चेहरा शांत था। वर्षों का बोझ जैसे उतर चुका था, लेकिन राजमहल में सब वैसा नहीं था जैसा लग रहा था। ये महल तो वैसा ही है, लेकिन मुझे अब कुछ नया लग रहा है, जैसे यहाँ सब कुछ बदल गया हो। पिताजी, मैं वो बनना चाहती हूँ जो मेरा असली स्वरूप है, एक सहनशील, समझदार और निडर राजकुमारी। जैसी तुम्हारी इच्छा राजकुमारी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें महल में कुछ और सच्चाइयों की परत खोलनी चाहिए। महल के एक कोने में दीवान जयसेन बैठा कुछ कागजों में उलझा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक योजना भी, जिसको उसने कभी किसी के सामने नहीं आने दिया था। तो यशोदा की आत्मा भी चली गई और चंद्रप्रभा फिर से सबका विश्वास जीत चुकी है। लेकिन अगर ये लोग मेरे पुराने राज जान गए तो मेरा अंत निश्चित है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। अगली सुबह चंद्रप्रभा को महल की एक पुरानी दीवार की सफाई के दौरान एक पत्र मिला। वो पत्र उसी की माँ रानी यशोदा ने लिखा था। उसे देखते ही चंद्रप्रभा चौंक जाती है। वो उसे उठाती है और पढ़ने लगती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर कभी ये पत्र तेरे हाथ लगे तो समझना कि मैं निर्दोष थी। मेरी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ दीवान जयसेन का था। उसने मुझे झूठे षड्यंत्र में फंसाया ताकि वो राजा का विश्वास हासिल कर सके और सत्ता में बढ़ सके। तो जब बड़ी हो जाएगी तो अपनी इस लाचार और बेबस माँ को इंसाफ दिलाना, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा यही सपना था, तेरी माँ यशोदा। अब मुझे समझ में आ गया, माँ के साथ धोखा हुआ था, धोखा। जिसने ये किया वो आज भी महल में मौजूद है। माँ, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। उस धोखेबाज को सजा मैं दिलवा कर ही रहूंगी, जिसकी वजह से आज आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा था। माँ। राजकुमारी चंद्रप्रभा वहां से भागती हुई राजा के पास जाती है
और उन्हें सारी सच्चाई बताती है और राजा वीरभान को राज दरबार में बुलाते हैं। सभी मंत्रीगण वहाँ उपस्थित होते हैं। अब समय आ गया है कि हम दीवान जयसेन से सवाल करें और अगर वो दोषी निकला तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली बन ले। राजा वो पत्र सबके सामने जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। सभी को सच्चाई पता चल जाती है। जयसेन, तुम्हारे ऊपर इतने वर्षों से भरोसा किया और तू ही विश्वासघाती निकला। क्या यह सच है? अपनी गलती मान ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। महाराज, मजबूरी थी। यशोदा रानी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। मुझे डर था कि वो मुझे पद से हटा देंगी। मैंने एक चाल चली, लेकिन मैं कभी उन्हें मारना नहीं चाहता था। तुमने सिर्फ एक रानी को ही नहीं, एक माँ को भी छीन लिया। मुझे मेरी माँ की ममता नहीं मिल सकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें सत्ता की लालच थी। अब तुम माफी के लायक नहीं हो। धोखेबाज, तेरे कारण मैंने अपनी पत्नी को खोया और एक पिता होते हुए भी अपनी बेटी को वर्षों तक अकेला छोड़ दिया। जयसेन, तुम्हें अब सजा मिलेगी। जयसेन को बंदी बना लिया गया। पहली बार चंद्रप्रभा की आंखों में शांति थी। मैं अब राजगद्दी से हटकर विश्राम लूंगा। अब यह राज मेरी बेटी और उसके साथ खड़े वीरभान को सौंपता हूँ। मैं ये राज्य सिर्फ एक सिंहासन की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह संभालूंगी और हर उस स्त्री के साथ न्याय लाऊंगी जिसकी आवाज दबा दी गई। मैं एक रक्षक के रूप में, एक साथी के रूप में और एक आपकी अनुमति दे तो एक जीवन साथी के रूप में आपके साथ रहना चाहता हूँ। वीरभान, जब अंधेरे में सबने मुंह मोड़ लिया, तुम मेरे साथ थे। मुझे तुम्हारा साथ स्वीकार है। कहानी जो रहस्य और अंधकार से शुरू हुई थी, अब एक नई सुबह पर खत्म हुई। चंद्रप्रभा अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो न्याय की रोशनी बन चुकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।